हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज पुनः आप लोगों के सामने आ चुका हूं, जो कि आपका यूपी पॉलिटेक्निक का सेकंड सेमेस्टर, जिसमें कि आर ब्रांच, जिसमें टोटल ऑलमोस्ट 41 ब्रांचेस हैं। सारी ब्रांचों में ये जो सब्जेक्ट है आपका सेम है। सब्जेक्ट सेम का मतलब है कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में सारे सेम है। और इस सब्जेक्ट की आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट किया था, जिसका नेम था ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। उस यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और जो आपका सेकेंड यूनिट आपका था प्रकाश की ऑप्टिक्स, इस यूनिट में भी हम एक लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग आज कुछ चीजें शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं पिछली जो हमारा लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स की कुछ चीजें आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बस मैं बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स, यानी कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो मैंने बताया था कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है किसकी, आपकी फिजिक्स की, एक भौतिक विज्ञान की आप एक ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत आपका प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्रकाश, मतलब प्रकाश के गुण क्या होते हैं, नेचर ऑफ प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। फिर हमने लाइट पढ़ा था। लाइट क्या, लाइट एनर्जी है। बस लास्ट बात मैंने एक छोटी सी बात बोली थी कि लाइट एक एनर्जी है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। ये सारी चीज आगे हम जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, बहुत आगे तक हमें ऑप्टिक्स में जाना है, बहुत ही अंदर तक जाना है। और हमने उसके बाद हमने आपका दर्पण पढ़ा था, यानी कि मिरर आपका क्या होता है। उसके पहले हमने जो पढ़ा था आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने कुछ पढ़े थे। जैसे कि आपका पहला नियम था कि आपतित किरण और आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही समतल में उपस्थित होते हैं। मैंने आपको मार्कर और पेन की सहायता से बनाकर भी बताया था कि किस प्रकार होता है। और उसके बाद आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी और कुछ परिभाषाएं उसमें आ गई थी। मैं बताया था कि आपका जो आपका मिरर होता है, मिरर कितने प्रकार का होता है। मिरर जैसे मैं बताया था कि आपका समतल दर्पण हो गया, गोली दर्पण हो गया, यानी कि आपका प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। और जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है ये भी दो प्रकार का होता है, आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सो दैट हमने इतनी सारी चीजें हमने आगे पढ़ी थी। और कुछ चीजों इसमें जो परिभाषाएं आती हैं, परिभाषाओं के बारे में जाना था कि हमारा फोकस क्या होता है, फोकस तल हमारा क्या होता है, उसके बाद ध्रुव क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है। ये सारी चीजें हमने बातों को कर लिया था। हमें जो आज बातें करनी है, आज हमें चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करना है, यानी कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंस। यानी कि किधर वो जो आपका, जैसे कि आपका मिरर जो है, मिरर के दाएं तरफ या बाएं तरफ वस्तु को रखा जाता है तो किस तरफ दूरी धनात्मक ली जाती है, किस तरफ दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। इन सारी चीजों को बाबू हम लोग अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन। अभी फिलहाल तो हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना, फिर आगे हम लोग कुछ नियम भी पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरियों का चिन्ह परिपाटी, दूरियों का चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले जो दूरियों का चिन्ह परिपाटी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग आपका कनकेव मिरर बनाते हैं। उस मिरर के हिसाब से हम लोग अच्छे तरीके से बता देते हैं कि किधर की दूरियां पॉजिटिव होंगी, किधर की दूरियां निगेटिव होंगी। जैसे कि एक चतुर्थांश की तरह हमें बनाना होगा। ये हमारा मान लेते हैं कि एक हम लोग यहाँ पर मिरर बनाते हैं, जिसमें कि आपका जो उभरा हुआ साइड होगा उस पर हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। इसका नाम M1 रख देते हैं, इसका नाम M2। उसके बाद इसके मध्य से जो आपका यहाँ पर पोल है, यानी कि ध्रुव है, इससे हम जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग खींच देते हैं। उसके बाद यहां से जो इसका, इसे प्रकाशित केंद्र भी यहीं पर बोला जाता है, तो इसी को हम लोग ऊपर से ला करके क्या करते हैं, मिला देते हैं, नीचे ले जाते हैं, इसी को हम लोग ऊपर की तरफ खींच देते हैं।
अब क्या करते हैं कि जो सबसे पहली बात आती है, हम जानते हैं कि जो ऊपर की दूरियां ली जाती हैं और जो आपकी दाहिने साइड की दूरियां ली जाती हैं, क्या मैं बोला कि जो आपका दर्पण होता है, मिरर होता है, मिरर की ऊपर वाली दूरियां और दाहिने तरफ की दूरियां जितनी भी मापी जाती हैं वे धनात्मक होती हैं। तो इस स्थिति में अगर हम यहां पर लिखें तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा, जिसे हम लोग कुछ इस प्रकार चिन्ह से दर्शा सकते हैं। ये भी ऊपर की तरफ अगर दूरियां मापेंगे तो ये आपकी कैसी हो जाएंगी, ये भी आपकी धनात्मक हो जाएंगी। तो यहां पर क्या आ गया, धनात्मक। और जो दूरियां आपके, ये जो आपका पोल है, ध्रुव है, ध्रुव से नीचे मापी जाएंगी वे दूरियां ऋणात्मक होंगी और ध्रुव के बाएं तरफ, क्या, जो ध्रुव के बाएं तरफ जितनी दूरियां मापी जाएंगी वे सारी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या, ये हो जाएगा ऋणात्मक। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कि कोई आपका मिरर है, मिरर के, जो आपका मिरर रखा हुआ है, मिरर के अगर हम लोग क्या, मिरर के अगर हम लोग दाहिने साइड की दूरी मापते हैं तो वो आपकी धनात्मक होगी, या फिर आपके मिरर के ऊपर की साइड मापते हैं, जो आपका मिरर यहाँ पर प्रकाशित केंद्र है, प्रकाशित केंद्र के ऊपर, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी वस्तु रखी हो, मगर ऊपर की तरफ अगर दूरी को मापन करेंगे तो उस स्थिति में वस्तु को हम वो दूरी क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग जो आपका प्रकाशित केंद्र यानी कि जो आपका पूर्ण ध्रुव है, इस ध्रुव के अगर हम लोग बाएं तरफ की दूरियां मापेंगे, कि अगर हम लोग बाएं तरफ की दूरियां मापेंगे कभी भी तो वे क्या हो जाएंगी, वे ऋणात्मक रहेंगी। साथ ही साथ में अगर नीचे, इस पोल के नीचे, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, अगर पोल के नीचे दूरी मापी जाएगी तो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो ऋणात्मक ली जाएगी। साइन कन्वेंशन हमसे यही बात बोलता है। हमसे क्या बोलता है साइन कन्वेंशन, कुछ इस प्रकार बनाता है, कहता भैया ऊपर जा और दाएं तरफ जा तो दोनों साइड में दूरी कैसे लेवे की है, धनात्मक लेवे की। उसके बाद हमसे क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि भैया नीचे आवा और बाएं साइड जितनी भी दूरी मब्बा, इस प्रकार वहां दूरी कैसी ले, ऋणात्मक। अब देखा जाए कि सबसे पहली बात कि अगर ये जो हमारे सामने, ये जो आप लोगों के सामने जो दर्पण बना हुआ है, ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कुछ इसी प्रकार तो होती है, इधर ही होती है, ये मान लेते हैं फोकस है, और ये मान लेते हैं इसका सी वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होगी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। और जो इसकी वक्रता त्रिज्या है वो भी ऋणात्मक होगी। आई थिंक यहां तक की चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर हम लोग यहीं पर क्या करें, एक उत्तल दर्पण बनाएं, उत्तल दर्पण बनाने के लिए उत्तल दर्पण बनाए तो इसकी फोकस दूरी इधर आएगी, वक्रता त्रिज्या इस साइड में आएगा, कुछ इसी प्रकार तो आएगा बाबू। जब इस प्रकार आएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका प्रकाशित केंद्र है, इसके प्रकाशित केंद्र के दाहिनी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब दाहिने तरफ अगर हम दूरी माप रहे हैं, ये हमारी फोकस दूरी है, तो इस स्थिति में हमारी फोकस दूरी कैसी होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि कन्वेक्स मिरर की जो आपकी फोकस दूरी है वो क्या होगी, वो आपकी धनात्मक होगी। तो एक चीज हमें यहां से ज्ञात हुई कि जो आपका जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है,
और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि कभी भी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु को जो आपका दर्पण होता है, मिरर होता है, मिरर के आपका बाएं साइड रखा जाता है। क्या? बाएं साइड, यानी कि आपका लेफ्ट साइड में रखा जाता है। जो वस्तु रखी जाती है वो आपके किधर रखी जाती है? लेफ्ट साइड में। जब वस्तु को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे यानी कि कुछ इधर रखेंगे तो उस स्थिति में जो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस हमारी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। यानी कि ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? साइन कन्वेंशन हमसे बताया है कि ऐसा ही कुछ होगा। ये सारी चीजें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिख करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जब अभी आप लोगों को नोट्स दूंगा बहुत मस्त तरीके से लिखा हूं सारी चीजें शानदार, ताकि एक बार आप लोग देखें तो पूरी चीजें आप लोगों को समझ आ जाए। मैं समझा के मैं एक बात कहूं, पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एकदम आसानी से सारी चीजें समझ में आए। तो मैं क्या, आप देखिए मैं बोला कि आपका दर्पण रहेगा, दर्पण की या तो आप जाइए राइट साइड या तो अपर ऊपर की तरफ जाइए, या तो आप दाहिने तरफ या ऊपर तरफ, दोनों में से कहीं भी जाएंगे तो आप दूरी धनात्मक लेंगे। अगर आप दर्पण के बाएं तरफ और नीचे की तरफ आते हैं तो उस स्थिति में जो दूरी ली जाएगी वो ऋणात्मक ली जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। इसी के आधार पर मैं बताया कि जो आपका अगर अवतल दर्पण आपका होता है यानी कि कनकेव मिरर होता है तो उस स्थिति में जो फोकस दूरी हमारी होती है वो प्रकाशित केंद्र के या फिर ध्रुव के किधर होती है? ध्रुव के किधर होती है? ध्रुव के बाएं तरफ आपका होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में होती है तो उसको ऋणात्मक ले लेंगे। वक्रता त्रिज्या भी आपका वक्रता जो वक्रता केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ये भी आपकी ऋणात्मक होगी। उसी प्रकार जब हम लोग अगर गए कि जो आपका उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में भी हम एक चीज पा रहे हैं कि इसमें भी जो आपकी फोकस है यानी कि फोकस जो है वो आपका क्या प्रकाशित केंद्र के दाहिने तरफ है। इसके प्रकाशित केंद्र के दाहिने तरफ है, जिस वजह से प्रकाशित केंद्र की दाहिने तरफ जाने पर हम दूरी को धनात्मक मापते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी इसकी रहेगी वो धनात्मक रहेगी। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग यहाँ पर दो नोट्स लिख लेते हैं। और मैं बताया कि जो वस्तु रखी जाएगी कभी भी जो मिरर के किधर रखी जाती है? बाईं तरफ रखी जाती है। जब मिरर के बाईं तरफ रखी जाएगी तो उस स्थिति में जो उसकी दूरी का मान लिया जाएगा यानी कि वस्तु की दूरी ली जाएगी वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। दूरी आपकी हमेशा ऋणात्मक होगी। कौन सी दूरी? वस्तु की। वस्तु जहां पर रखी जाएगी उसकी दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो इसके पहले एक नोट यहां पर लिखते हैं, उसमें नोट आपको अच्छी तरीके से नोट्स में लिखा होगा और यहां पर मैं लिख देता हूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभी जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, फोकस दूरी ऋणात्मक, स्मॉल एफ से इसे डिनोट करते हैं ऋणात्मक, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। दूसरा नोट इसी में क्या है? दूसरा ये है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु जो होती है हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वस्तु हमेशा,
इसलिए वस्तु की प्रकाशित केंद्र से दूरी, प्रकाशित केंद्र से दूरी ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, चाहे वह दर्पण क्या हो, अवतल हो, चाहे वह दर्पण आपका उत्तल हो। दोनों में जो आपका जब आप सवाल लगाने जाएंगे तो वहां पर जो दूरी लेंगे वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। किसकी? वस्तु की। कहां से कहां तक की? वस्तु जो अगर यहां पर रख देते हैं तो वस्तु यहां से लेकर जो आपकी प्रकाशित केंद्र तक की जो दूरी होगी उसे हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेंगे। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं, जो साइन कन्वेंशन था, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम, उन नियम को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो ये हमारी हेडिंग क्या रहेगी? गोलीय दर्पण द्वारा, इसके भी 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। जो आपका गोलीय दर्पण होता है यानी कि स्फेरिकल मिरर होता है, उस मिरर के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। जो पहला नियम है, पहला नियम हमसे क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, क्या? गोलीय दर्पण के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या बोलता है कि गोलीय दर्पण के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस की ओर जाती है या फिर फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। किससे जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले नियम को लिखते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें आपके एक अवतल दर्पण के लिए बनेगा, एक उत्तल दर्पण के लिए जो फिगर बनेगा। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण मान लेते हैं और इस पर हम अवतल दर्पण है तो कलई हम लोग जो करेंगे यानी कि पेंट जो हम लोग करेंगे किधर करेंगे?
दर्पण के जो आपका उभरा हुआ साइड होगा वहां पर करेंगे। इसका नाम हम M1 और M2 इसका नाम। अब इसके प्रकाशित केंद्र हम बीच में कोई होगा तो प्रकाशित केंद्र से हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष को गुजार देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब मुख्य अक्ष गुजर गए तो ये हमारा P हो गया, पोल हो गया, और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई क्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र है यानी कि C है, और यही हमारा कहीं C ले आपका F ले लेंगे। तो उस स्थिति में हम एक क्या करते हैं, समांतर रेखा भेजते हैं, और वो रेखा यहां पर आकर के फोकस से होकर जाएगी, जिसे हम लोग F कहते हैं। ये आपकी एक समांतर रेखा इधर से आएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका पोल हो गया यानी कि ध्रुव हो गया। अब क्या हो रहा है कि मैंने बोला कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस की होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये जो रेखा ये जो आपकी प्रकाश की किरण आई, ये किसके समांतर आई, मुख्य अक्ष जो आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एक्सिस के समांतर आई, और इसकी क्या फोकस से होकर जा रही है, कब, दर्पण से परावर्तन के पश्चात। अब यहां पर एक चीज लिखिए, फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो आपका अवतल दर्पण के लिए बना है, यानी कि आपका कनकेव मिरर के लिए बना है, कनकेव मिरर। अब इसी प्रकार अगर हम कन्वेक्स मिरर के लिए बनाएं, ये आपका एक है, तो अगर ये आपका एक कन्वेक्स मिरर है, इस मिरर में क्या करते हैं, जो इसमें दबा हुआ साइड है इसमें हम जब क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये हमारा एक मिरर बन जाएगा, और इसका भी नाम हम M1 M2 रख देते हैं। अब बीच में इसका प्रकाशित केंद्र होगा, तो वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम प्रकाश की किरण गुजार देते हैं। अब ये बोल रहा है कि अब यहां पर क्या होता है कि इसमें जो आपका फोकस होता है वो आपका बीच में होता है, और जो आपका वक्रता केंद्र होता है ये आपका इस साइड में होता है, यहाँ पर कहीं आपका फोकस होता है। तो वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग सेंटर, आपका वक्रता केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर हम एक रेखा भेजेंगे, ये जो आपकी रेखा आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो ये आपकी परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार आगे चली जाएगी, यानी कि इधर से आपकी समांतर भेजी गई तो कुछ इस प्रकार आपकी आई। आप देख रहे होंगे कि ये तो फोकस पर जाकर नहीं मिल रही है, लेकिन जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां पर काटेगी ये इसका फोकस होगा। यहां पर देखिए, जो आपका कनकेव मिरर था यानी कि अवतल दर्पण था, उसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जा रही थी वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या कर रही थी, फोकस से होकर जा रही थी, एकदम वास्तव में काट रही थी। लेकिन जो आपका उत्तल दर्पण है यानी कि कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि जो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जा रही है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर ऊपर की ओर चली जा रही है, लेकिन दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये इसका फिगर बन गया। आई थिंक ये वाला फिगर और ये जो दूसरा फिगर हमने बनाया है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि यहां पर आभासी यानी कि हम लोग आभास कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये आपकी यहां से प्रकाश किरण होकर जाती हुई यहां से होकर जाएगी, और वास्तव में लेकिन जो आपका कनकेव मिरर है इसमें वास्तव में आपकी फोकस से होकर जा रही है, और ये हमारा क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। आई थिंक ये चीज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा कहता है, बोलता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, या क्या बोलता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसकी उल्टी बात बोलता है। कैसे बोलता है? ठीक इसकी उल्टी बात बोलता है। अभी मैं आप लोगों को जो ये फिगर रहेगा, फिगर सेम रहेगा, बस आपका ये तीर है ना, बस तीर का निशान बदल जाएगा। क्या? जो अभी मैं यहाँ पर तीर का निशान लगाया हूं, बस वही तीर का निशान बदलेगा और जो आपका दूसरा नियम कहता है वही बात है। यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब आगा अगला नियम बोलेगा कि गोलीय दर्पण के क्या, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको भी हम यहाँ पर दूसरा नियम लिखते हैं। आपका दूसरा नियम क्या है उसका? पहला नियम तो हमसे बोला कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जो दूसरा नियम हुआ बोलता है, ठीक उसका उल्टा बोल देता है। क्या बोलता है कि गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जो पहला नियम बोला था कि जो आपकी प्रकाश किरण है, यदि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वह फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। लेकिन दूसरा नियम उसी का उल्टा हमसे बोल देता है कि गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फिर फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर अब फिगर में वही थोड़ी सी चेंज कर दिया जाएगा कि पहले प्रकाश किरण किधर से आती थी? मुख्य अक्ष के समांतर आती थी। लेकिन अब जो आपकी प्रकाश की किरण जाएगी, मान लेते हैं कि हमारी जो प्रकाश की किरण है, ये हमारी प्रकाश की किरण किधर से जा रही है? फोकस से जा रही है। फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही नियम हमसे बोल रहा है। ये किसमें होगा? कनकेव मिरर यानी कि आपके अवतल दर्पण में होगा। दूसरी चीज यहां पर भी आपका बोला था कि ये जो हमारा बोला है कि जो आपकी प्रकाश किरण है वो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। क्या? फोकस की ओर अगर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी कि पहले इसे हम फोकस की ओर भेज दें, ये फोकस की ओर जा रही है, लेकिन जब दर्पण से इसका परावर्तन होगा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी।
क्या हो जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह जो आपका है किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम जो था वो बोल रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी या फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। और जो दूसरा नियम बोल रहा है कि फोकस की ओर जाने वाली या फोकस से होकर जाने वाली या फिर फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण क्या फोकस से होकर जा रही है, और ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही इसका दूसरा नियम है, किसका, गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के दूसरा नियम यही है। तीसरा नियम एकदम आसान है लाला, क्या ये एकदम आसान है जो मैं बता रहा हूं, तनक देरी में पता चल जाए। इसको मिटाते हैं उसके बाद उसको बताते हैं। आई थिंक ये जो दोनों नियम है आपको समझ में आ गए, और ये फिगर आपको याद रखने हैं। 1 से 2 बार आप जब फिगर बनाएंगे ना तो भाषा तो बाबू अपने आप तुमको याद हो जाएगी। ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, ये आपको याद हो जाएगी 1 से 2 बार जब आप फिगर बना देंगे तो। जो तीसरा आपका फिगर, तीसरा नियम है कि वह गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये बोल रहा है कि दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली जो आपकी प्रकाश किरण होगी ना, वो प्रकाश किरण या फिर उसकी तरफ जाती हुई प्रतीत होने वाली जो आपकी प्रकाश किरण होगी ना, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो हम इसका अगर फिगर बनाते हैं, जैसे कि बबुआ वहां पर जो हम फिगर बना रहे थे आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो यहां पर भी उनके लिए हम फिगर बनाएंगे। ये आपका अगर हमें कनकेव मिरर बनाना है तो इस पर जो कलई की जाएगी बाहरी यानी कि उभरे हुए पृष्ठ पर की जाएगी। ये इसकी आपकी मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, पी हो गया, और यहां आपका कुछ एफ हो गया, ये आपका कुछ सी हो गया। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रकाश किरण है जिसे हम लोग यहां से अगर हम लोग भेज रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग यहां से कोई प्रकाश किरण भेज रहे हैं तो वो जो प्रकाश किरण है वो जाएगी यहां से, जो आपकी प्रकाश किरण है
वो आपकी कुछ यहां से जाएगी और पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, यानी कि हमने इसको इधर से भेजा और ये यहाँ जाएगी और इस पर टकराकर पुनः वापस में ये अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। यही बोला गया है ना कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गई और पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आई। यही इसका जो आपका तीसरा नियम है, यही हमसे ये आपका कौन से मिरर में है, ये आपका देखिए सी है, ये आपका एफ, ये आपका पी था। मिरर का नाम हम M1 और M2 रख देते हैं बाबू। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसी प्रकार ये तो आपका कनकेव मिरर है, यानी कि आपका अवतल दर्पण है। अभी जब आप उत्तल दर्पण की तरफ चलेंगे यानी कि कन्वेक्स मिरर की तरफ, उधर देखते हैं उधर क्या हो रहा है। इसका फिगर कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार रखेंगे। इसका जो दबा हुआ साइड होगा उस पर हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा आपका कन्वेक्स मिरर आपका बन गया। यहाँ इसके पोल से होकर इसकी मुख्य अक्ष जाएगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इसका पोल है, ये इसका पोल है मान लेते हैं। यहाँ पर इसकी फोकस है और यहाँ पर आपका इसका ये जो आपका है ये एफ फोकस है, ये आपका सी वक्रता केंद्र है, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोला जाता है। अब इससे होकर अगर हम लोग कोई प्रकाश किरण गुजारें तो रियल में इससे होकर तो कोई प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी। इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी कि प्रकाश किरण हम यहां पर भेजें और प्रकाश किरण पुनः इसी मार्ग से वापस लौट आए। इसका कहनाम क्या है, जो बोला था कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। यही आपका तीसरा नियम था। आई थिंक मैं सोच रहा हूं कि बाबू ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो एक बार वीडियो को और देखिएगा। एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूं कि तीनों आपके जो नियम थे वो क्या थे। पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फिर फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम हमारा क्या था कि दूसरा नियम हमसे बोल रहा था कि फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम हमसे बोल दिया कि जो हमारा दर्पण है, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली या वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। यही हमारे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे अवतल दर्पण द्वारा क्या, जो हमारा अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर होता है उसमें 6 कंडीशंस होती हैं। 6 कंडीशन में आपका जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, उल्टा बनते हैं, आभासी बनते हैं, सीधा बनते हैं, ये सारी चीजें को हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। ये वहां पर जो आपका मिरर था वो आपका कनकेव मिरर था। वो सारी चीजें आप लोगों को लिखी हुई अच्छे तरीके से मिलेंगी जब आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। हैंड रिटेन नोट्स रहती है। आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, यूपी क्लासेस के नाम से बना हुआ है। सेकेंड सेमेस्टर यूपी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक आपके वीडियो के नीचे पड़ा हुआ रहता है। अगर इस वीडियो के नीचे नहीं भी मिला तो अगली जो वीडियो होगी उन वीडियोज में के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक पड़ी होगी, वहां से ज्वाइन कीजिएगा और आपको नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी। ये तो कुछ नियम थे। अब इन्हीं नियम की सहायता से हम लोग अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बाबू पढ़ेंगे।
सबसे पहले जो हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो आपके स्थितियां होती हैं, लगभग 6 स्थितियां होती हैं, उन 6 स्थितियों को हम लोग पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना बनना ये आपकी पहली कंडीशन हुई, जिसमें कि एक आपकी कंडीशन आएगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसी प्रकार आपकी 6 कंडीशन आएगी। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो, तब कैसे आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि हम यहां पर एक हम लोग यहां पर अवतल दर्पण लेते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण बनेगा। कलई करेंगे अवतल दर्पण बनाने के लिए। उभरे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। इसका नाम हम M1 रख देते हैं और M2, और इसके वक्रता यहां जो आपका इसका पोल होगा, पोल से होकर एक इसका क्या गुजरेगा, मुख्य अक्ष गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगी। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। यहां कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा और यहां कहीं बीच में इसका फोकस होगा। तो सबसे पहले फोकस को मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपके सामने जब फिगर बनाऊंगा, फोकस मैं यहां पर ज्यादा इस वजह से नहीं डाल रहा हूं, जो फोकस होता है वो उसके मध्य में आता है। वक्रता जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस के दोगुने के बराबर होती है। ये भी मैं आगे जाकर प्रूव कराऊंगा। F बराबर R/2, यानी कि आपका R बराबर 2F होता है। तो अभी मैं जाऊंगा, जब फिगर बना रहा हूं मैं, जैसे फिगर बनाऊं वैसे फिगर आप भी बनाइए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहली कंडीशन है कि जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि हमारी एक वस्तु है जो हमारी आपके ए बी वस्तु का नाम है। ए बी हमारी वस्तु का नाम है। ये वस्तु हमारी अनंत पर उपस्थित है। हमें पता नहीं, अनंत का मतलब होता है कि जहां हम न पहुंच। तो ये हमारा अनंत है। तो अनंत के लिए हमको दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस प्रकार दिखाते हैं, डॉट डॉट डॉट। ये कहां है हमें पता ही नहीं बाबू, ये वस्तु अनंत में है। अब अनंत से एक प्रकाश की किरण यहां से मान लीजिए निकलती है, जो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और यहां पर टकराती है। और एक प्रकाश किरण आपके निचले सिरे से आपकी निकलती है। इसको भी डॉट डॉट दिखा करके यहां पर भी हम लोग, ये क्या करेगी, दर्पण से परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात कुछ यहां से होकर गुजरेगी और दोनों जहां पर आपस में मिल रही हैं वो आपका मिलेगा फोकस। क्योंकि हम जानते थे कि दर्पण के मुख्य, जो अभी इसके पहले हमने नियम पढ़ा है कि दर्पण के मुख्य, आप कहोगे सर यहीं से क्यों गई, तो मैं बोलूंगा कि बाबू हमने पढ़ा था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उससे फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने एक आपका ए बी एक वस्तु थी, हमने वस्तु से सामने रखा और दर्पण से प्रकाश की किरणें गई, वो आपस में क्या की, टकराई और इससे फोकस से होकर गई। यानी कि जो दोनों किरणें हैं इसकी आपस में कहां पर मिली हैं, आपकी मिली है आपके फोकस पर। तो यहां पर आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका देखिए एक बिंदु पर बन रहा है या एक बिंदु नुमा बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा क्या, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा, यहां पर उल्टा क्या बताएंगे, उल्टा और क्या सीधा। एक बिंदु में क्या हम उल्टा सीधा बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। एक बात और याद रखना, जब कभी भी अगर हम लोग वास्तविक बोलेंगे तो वहां पर उल्टा होगा, अगर हम लोग आभासी बोलेंगे तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। मैं यहां पर अभी आपको दिखाऊंगा भी आगे
क्योंकि यहाँ पर बिंदुनुमा बन रहा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका उल्टा है या फिर सीधा है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा वास्तविक और बिंदुनुमा प्रतिबिंब आपके फोकस पर बनता है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो हम लोग इसको जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन, ये सारी चीजें आप लोग लिखी हुई मिलेंगी कि अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक बिंदुनुमा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। जो पहली कंडीशन होगी कि जब हमारी वस्तु अनंत पर उपस्थित होगी तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके आप लोगों के सामने एक फिगर बना दिया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपके अनंत पर एक वस्तु AB है जो उपस्थित है और उसके द्वारा क्या हो रहा है, वहां से आपकी प्रकाश की किरणें आ रही, समांतर आ रही है, फोकस से होकर जा रही है। स्थिति में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस से बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब है वास्तविक है, बिंदुनुमा है, जिस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उल्टा बना है या फिर सीधा बना है। सबसे एक बात और मैं बताया कि जब कभी भी हम लोग वास्तविक का नाम लेंगे तो वहां पर उल्टा का नाम लेना पड़ेगा, और जब कभी भी हम लोग आभासी का नाम लेंगे तो वहां पर सीधा नाम हमें लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ में एक चीज और है कि ये दर्पण की ओर बनता है। क्या? दर्पण की ओर बनता है, दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है। इसलिए दर्पण की किधर बन रहा है? दर्पण की ओर बन रहा है, यानी कि इस साइड में आपका प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा? बिंदुनुमा बन रहा है। आई थिंक ये वाली जो पहली कंडीशन थी आप लोगों को समझ में आई गई होगी। अब हम लोग दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, उस कंडीशन पर चलते हैं। जब वस्तु जो दूसरी कंडीशन है वो बोलती है कि जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र से परिमित दूरी पर स्थित हो। दूसरा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र से के बीच, वक्रता केंद्र के बीच परिमित दूरी पर स्थित हो। यानी कि ये आपका एक अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण बनाने के लिए इसके उभरे वाले पृष्ठ पर हम क्या करेंगे? कलई कर देंगे, जिसका नाम M1 M2 रखते हैं। इसके पोल से इसकी मुख्य अक्ष होकर जाएगी और मान लेते हैं कि ये जो इसका आपका है, यहां पर आपका इसका वक्रता केंद्र है और यहां पर आपकी ये बोल रहा है कि वक्रता केंद्र और ये आपका इधर अनंत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जब वस्तु आपका अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कि वस्तु अगर आपका मान लीजिए ये आपका सी वक्रता केंद्र, आगे यहाँ कहीं फोकस आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहां से आपका इधर आपका कहीं आपकी वस्तु रख देते हैं। ये आपका जो वस्तु है ए और बी है, वस्तु का नाम। अगर वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करती है? फोकस से होकर जाती है। क्या करती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात
फोकस से होकर जाती है। और तो ये प्रकाश की किरण, पहली जो प्रकाश की किरण भेजी गई, ये आपकी कैसी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आ रही है, यानी कि इसका नाम जो रहेगा वो यह। अब जो दूसरी प्रकाश किरण हम भेजते हैं वो यहां पर थोड़ा सा ये छोटा बन गया है। जो दूसरी प्रकाश किरण हम भेजेंगे वो हम लोग भेजेंगे आपका वक्रता केंद्र C से भेजेंगे। तो जब हम लोग प्रकाश की किरण आपकी वक्रता केंद्र C से होकर भेजेंगे तो ये आपकी प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि यहां से जाएगी, ये आपकी प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, पुनः वापस टकराकर इसी माध्यम में आ जाएगी। जिस मार्ग से वक्रता केंद्र पर गई थी उसी मार्ग से वापस चली आएगी, यानी कि जो इसका यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का जो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ये आपका A डैश और B डैश इसके नाम देते हैं। और ये जो प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे कि यहां पर वस्तु इतनी बड़ी थी और यहां पर वस्तु जो है इतनी छोटी आ गई, और वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर जो बना था वो सीधा बना था और यहां पर जो उसका प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है। वस्तु जो थी आपकी सीधी AB है और इसका जो प्रतिबिंब बना है वो उसका उल्टा बना हुआ है। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे कि जब वस्तु क्या अवतल दर्पण के सामने, क्या अवतल दर्पण के सामने अनंत व वक्रता केंद्र के बीच परिमित दूरी पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा, क्या दर्पण द्वारा वास्तविक, ये वास्तव में काट रहे हैं, हाँ वास्तविक तो उल्टा, क्या वास्तविक उल्टा व आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, क्या वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य दर्पण की ओर बनता है। ये आपका दर्पण की ओर बनता है, ना कि दर्पण के पीछे बन रहा है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। यहां पर कैसा होगा, जो आपका यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, पहली बात तो वो वास्तविक है, दूसरी बात उल्टा है, तीसरी बात आकार में वस्तु से छोटा है, आकार में वस्तु से छोटा है, छोटा है। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और दूसरी बात, ये दर्पण की ओर है, किधर है, दर्पण की ओर है। यहां पर भी जब मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि जो आपका अवतल दर्पण के सामने अनंत व वक्रता केंद्र के बीच परिमित दूरी पर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच दर्पण की ओर बनता है। यही आपको लैंग्वेज अच्छे तरीके से लिखी हुई मिलेगी। मैंने फिगर बना दिया है अच्छे तरीके से, आप लोग फिगर को देख लीजिएगा कि मैं फिगर कैसे बनाया। आप कहे होंगे कि यहाँ आपने C से वक्रता केंद्र से भेजा है और पुनः वापस लौट आई, कैसे ऐसा हो गया। मैं बोला कि बाबू ये नियम बोला था हमसे, जब हम लोग 3 नियम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी बात, उसी में दूसरा नियम इसी का उल्टा हो गया था कि फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो और तीसरा नियम था कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपका पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। तो यहाँ पर आपका हमने एक किरण यहाँ से भेजा, या आपकी पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट गई। तो सिस्टम में ये इसका आपका फिगर हो गया। जो प्रतिबिंब आपका बना वास्तविक उल्टा व आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और दर्पण की ओर बना, जिधर मिरर है उधर बना, उसके पिछली साइड नहीं बना। अगली जो आपकी सिचुएशन आती है, अब देखिए पहले हम लोग जो प्रतिबिंब बनाए थे दूरी पर रखे थे, यानी कि अनंत पर रखे थे, तो प्रतिबिंब आपका किधर बन रहा था, फोकस पर बन रहा था। अब हम क्या किए, तो आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को ला करके रख दिए, तो वो जो आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, वो आपका प्रतिबिंब बन रहा है आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है।
अब जब हम लोग वक्रता केंद्र पर यानी कि जैसे जैसे हम लोग दूरी घटाते जा रहे हैं वस्तु की, क्या दर्पण से वस्तु की दूरी हम लोग जैसे जैसे घटाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है। प्रतिबिंब, हमारे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो बढ़ती जा रही। पहले फोकस पर था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आया, फिर वक्रता केंद्र पर आएगा, फिर और आगे जाएगा। बाबू ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं, अभी आप जब आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को याद होती चली चलेंगी। तो अगली जो हमारी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहां पर डाला? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरी जो कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र पर स्थित होगी, तो इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये आपका हम एक आपका अवतल दर्पण बनाते हैं, जिसके नाम हम M1 M2 देते हैं। वक्र इसके पोल से होकर इसकी मुख्य अक्ष जाएगी, और मान लेते हैं बाबू कि यहां पर इसका फोकस होगा F, यहां पर इसका C होगा वक्रता। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आपके सामने एक वस्तु रख रहे हैं, और इस वस्तु से आपकी AB इस वस्तु का नाम है, और इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम भेज रहे हैं। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण जाएगी, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस से होकर आएगी। और एक और अगर हम लोग यहीं से प्रकाश किरण भेज दें कि ये जो प्रकाश की किरण आपकी फोकस से होकर जाएगी, और जो आपके दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये थोड़ी सी उल्टी हो गई थी, सही नहीं खींचा गई थी, ये आपकी एक प्रकाश की किरण है, ये आपकी जो प्रकाश की किरण है, ये आपको यहां पर आकर मिलेगी। तो एक प्रकाश की किरण आपका हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है, और ये आपकी फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाश किरण हम क्या करते हैं, इसी में आपका फोकस से होकर भेजते हैं, और ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। यानी कि ये जो आपकी प्रकाश किरणें हैं, ये आपस में यहां पर आके मिल रही। तो यहां पर अगर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो आप देख रहे होंगे कि A डैश B डैश बन रहा है, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका कैसा बन रहा है, वो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु के बराबर बन रहा है। यानी कि जितनी लंबाई वस्तु की है उतनी ही लंबा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, और कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि जब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा कैसा, दर्पण द्वारा आपका वास्तविक, यानी कि वास्तव में आपस में काट रही है वास्तविक। दूसरी बात, वास्तविक तो उल्टा बन रहा है, उल्टा आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। कहां पर? वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। एक रेखा हमने वस्तु जो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से आई, और दूसरी हमने जो आपकी प्रकाश की किरण भेजी वो आपकी फोकस से भेजी, तो वो आपकी किससे आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई। दोनों आपस में यहाँ पर काटती है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन जाता है। जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। और तीसरी बात जो है वो आपका दर्पण की ओर बनता है, और जो बात एक तो है वो बात है कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और इसी को ही हम लोग संयुग्मी फोकस भी कहते हैं, कॉन्जुगेटेड फोकस भी कहते हैं। कि वह बिंदु, क्या वह बिंदु, किसी दर्पण में वह बिंदु जहां पर वस्तु रखने पर, क्या किसी दर्पण में वह बिंदु जहां पर वस्तु रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब पुनः उसी बिंदु पर बन जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड
फोकस कहते हैं। और जो कॉन्जुगेटेड फोकस की जो प्रक्रिया आती है, जो कॉन्जुगेटेड फोकस होता है वह केवल आपका अवतल दर्पण में होता है, यानी कि कनकेव मिरर में ही होता है। कन्वेक्स मिरर में जो आपका कॉन्जुगेटेड फोकस है वो नहीं होता है। यही उसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब आपका वास्तविक, वास्तविक तो मैं बताया था कि स्वाभाविक बात रहेगी, उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु के बराबर, आकार में वस्तु के बराबर बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। हमने इस क्लास में हमने आपके 3 नियम, इसके पहले जो आपके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम थे उन नियम को पढ़ा। उसके बाद हम स्थितियां देखें कि हमने जो आपकी टोटल 6 स्थितियां होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने। पहला हमने जो पढ़ा वो आपका अनंत पर उपस्थित था, उसमें जो आपका प्रतिबिंब बना वो बिंदुनुमा बना, वास्तविक बना और दर्पण की ओर बना। उसके बाद दूसरा हमने देखा वो भी फोकस पर भी बना। और दूसरी हमने कंडीशन देखी कि अनंत और आपका वक्रता केंद्र के मध्य परिमित दूरी पर जब वस्तु स्थित हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब आपका कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, आकार में वस्तु से छोटा बना, साथ ही साथ में फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य दर्पण की ओर बना। और जो तीसरी स्थिति आई बाबू, कि तीसरी स्थिति हमारा जो वक्रता केंद्र पर स्थित था, तो वक्रता केंद्र पर जो हमारा वस्तु हमारी स्थित है तो उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब कैसा बना? इसका प्रतिबिंब आपका बना वास्तविक, उल्टा व आकार में वस्तु के बराबर और आपका वक्रता केंद्र पर ही बना। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे की जो इसकी 3 कंडीशंस है वो अगली क्लास में होंगी। साथ ही साथ में आपके जो उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर है, उस मिरर के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उस मिरर में केवल 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति जब आपकी वस्तु अनंत पर उपस्थित हो, या फिर दूसरी स्थिति आपकी है दर्पण के, जो आपका दर्पण है, मिरर है, मिरर के प्रकाशित केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु कहीं पर भी उपस्थित हो तो उस स्थिति में क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा। बस उसमें 2 स्थितियां हैं, यहाँ पर 6 स्थितियां हमें पढ़नी है। आई थिंक जो मैं फिगर बनाया हूं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगली क्लास में इन सारी चीजों को आगे बढ़ते हुए, सो दैट मैं क्या करता हूं, अपने इस क्लास से मैं विदाई लेना चाहता हूं। जय हिंद दोस्तों।